वरदान क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारा राजस्थान कक्षा 6 का आज अंतिम अध्याय है लोक संस्कृति एवं कला। इसके बारे में जानेंगे हम। जैसे कि हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि कोई बच्चा है, किसी जगह पर गया है, वो कोई नई चीज़ देखता है तो वहाँ वो उन चीज़ों को देख के माता पिता से मतलब प्रश्न पूछता है। तो माता पिता जो उस प्रश्न का जवाब देते हैं, या कक्षा प्रार्थना सभा में कोई बच्चा अपने अध्यापिका से पूछता है राजस्थान संस्कृति क्या है, कला क्या है, उसके बारे में जानता है, या अध्यापक उनको बताते हैं, तो वो इस पाठ के माध्यम से हम बच्चों तक पहुँचाएंगे। राजस्थान में अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है। दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की भी है। हमारे दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिसमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख जनजाति आदिवासी जनजाति है। भील, मीणा, सहरिया, गरासिया और डामोर। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थान के अनेक अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मूल रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। एक तो पूर्वी राजस्थानी भाषा, दूसरा पश्चिमी राजस्थानी भाषा। यानी अरावली जो बीच का विभाजक रेखा है, अरावली के पूर्व की तरफ की पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा पश्चिम की तरफ। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थानी भाषा है, उसकी 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी यानी जयपुर में बोली जाती है, जयपुरी बोलते हैं। हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी, है ना। ये 4 बोलियां हैं, भाषा नहीं, इसको हम बोलियां कहेंगे। कौन सी बोली? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। वैसे ही पश्चिम राजस्थान की भी प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। पश्चिमी राजस्थान की भी कितनी बोलियां हैं? 4। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र वाली शेखावटी होगी, वागड़ी नीचे वाली देखते हैं, मेवाड़ी होगी मेवाड़ वाली, और मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी खाते हैं, कहीं बाजरे का खींच खाते हैं, कहीं मक्का की रोटी, तो कहीं केर सांगरी। यानी अलग अलग क्षेत्र में अपना अलग अलग खान पान और भोजन देखने को मिलता है। वेशभूषा, राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। राजस्थान की वेशभूषा कैसे कलर में होती है? चटक रंगों में होती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती, कुर्ता पायजामा है। ठीक है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थान की पगड़ी बहुत ही आकर्षक होती है, जो सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में पश्चिम वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान को बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन क्या क्या है राजस्थान में? मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय और सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे क्या खेलते हैं? गिल्ली डंडा खेल लिया, सितोड़िया खेल लिया, लुका छिपी, आंख मिचोनी, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल, ये खेल लिया, ये पारंपरिक खेल है। चौपड़ चौसर, कपड़े पर बनी बिसात पे खेले जाते हैं, है ना। कपड़े पर बनी बिसात पे खेले जाने वाला खेल कौन सा है? चौपड़ चौसर। चरबर, नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेले जाते हैं। चरबर और नरछारी ये जमीन पर बना कर खेले जाते हैं, और कपड़े के बिसात पे चौपड़ चौसर खेला जाता है। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी, कठपुतली आदि खेल है। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुरा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि आते हैं।
इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल और मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। अब सांस्कृतिक विविधता देखते हैं अपन राजस्थान में। राजस्थान में सभी पर्व त्यौहार वर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं वर्ष भर। यहाँ होली है, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस सभी मनाया जाता है। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व और मेले और गौरी, गेर, रमत, नृत्य, लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं गणगौर के बारे में। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार है गणगौर। गणगौर कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होके गणगौर कब से चालू होता है? चैत्र शुक्ला तृतीया से। अंधेर और चानन पक्ष भी कहते हैं ना, तो ये चानन पक्ष है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती का सूचक है। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? शिव और पार्वती का सूचक है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव आयोजित होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। कब आते हैं ये गणगौर का जो त्यौहार है? चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर का त्यौहार कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। तीज। तीज श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला राजस्थान का त्यौहार है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है, किसी उत्सव से कम नहीं होती। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, कौन सा महीना है? तीज श्रावण का महीना है और शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहित पेड़ों पर झूले डालकर झूला झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष के तीज को कजली, देखो कजली और सातुड़ी तीज अलग अलग है, अलग अलग आती है। कजली तीज कब आती है? भादवे की, जो भादों की कृष्ण पक्ष की तीज है। कजली तीज कब आती है? भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। वो तीज तो आपने कब पढ़ी थी? श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया है और भादों के कृष्ण पक्ष की तीज आती है, उसको कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाने जाता है। अलग नहीं है, एक ही है ये। कजली तीज और सातुड़ी तीज भादों की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और वो कब मनाई जाती है? श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा होती है, महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है ना। ये त्योहार प्रकृति और मनुष्य के निकटता का अनुपम उदाहरण है। शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी कब आती है? होली के 8वें दिन यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी की पूजा के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। कब आती है? चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। चैत में आती है एक तो शीतलाष्टमी ना, होली के बाद जाती है। 8वें दिन अपन बासोड़ा बनाते हैं, तो कब आई? चैत के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। इस दिन बासोड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया जाता है और जयपुर के पास चाकसू में शीतला माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर के पास चाकसू जगह है, सील की डूंगरी पर, और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता के मंदिर के मेले का आयोजन होता है। चाकसू जयपुर, सील की डूंगरी, ठीक है। चाकसू जयपुर में है, सील की डूंगरी जगह पर एक उदयपुर के वल्लभ नगर पर यहाँ के मेल शीतला माता के मेलों का आयोजन होता है। 2 जगह होता है, एक तो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर और वल्लभ नगर उदयपुर। लगभग हर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया, इस दिन को आका तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। किसकी? गेहूं की, बाजरा की, तिल और जौ की। इस दिन गेहूं व बाजरे का खीच भी बनाया जाता है, जिसको अपन खिचड़ा भी कहते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कब बढ़ता है? पुष्कर है कहाँ? अजमेर जिले में। अजमेर जिले में पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर कब मेला बढ़ता है? कार्तिक की पूर्णिमा पर पुष्कर वाला मेला लगता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगाया जाता है, देश विदेश से पर्यटक आते हैं, अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, ठीक है। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और झील आकर्षण का केंद्र है और सायंकाल में यह दीपदान भी किया जाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। और मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। केला देवी का मेला, केला देवी सवाई माधोपुर में।
केला देवी कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला भरता है। देखो ये देवियों के मेले ना, ये नवरात्रा आता है, चैत वाले आते हैं ना, असोज वाले नवरात्रा, इनके आसपास बढ़ते हैं। तो केला देवी कहाँ? एक तो सवाई माधोपुर में, दूसरा चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र पक्ष की शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, जिससे लक्खी मेला भी कहते हैं। केला देवी को वाले मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं। सवाई माधोपुर में बढ़ता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से ये चालू कब से हो जाता है? चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। चैत्र पक्ष की कृष्ण द्वादशी यानी 12 से चालू हो जाता है और चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलता है। महावीर जी का मेला, सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है। महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल एकादशी यानी 11 से, चैत्र शुक्ल पक्ष की 11 से वैशाख, चैत्र के बाद कहते हैं वैशाख आता है, वैशाख कृष्ण द्वितीय तक भरा जाता है। कृष्ण पक्ष की चांद्र मंदिर पक्ष के हिसाब से भी आप ध्यान रख सकते हो। चैत्र शुक्ल एकादशी से, चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय यानी दूज तक मेला पड़ता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। कौन से जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर मतलब हुए थे? 24वें हुए थे जैन तीर्थंकर और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से नंबर पे थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर और 24वें तीर्थंकर है और कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल 11 से कब वैशाख कृष्ण द्वितीय तक बढ़ता है। कोटा दशहरा मेला, कोटा के महाराव दुर्जनशाल सिंह के शासनकाल कब से कब था? 1729 से 1756 के बीच में था। ठीक है, कोटा के महाराव दुर्जनशाल सिंह, कोटा के महाराव कौन है? दुर्जनशाल सिंह। 1729 उनका शासन था, 1729 से 1756। दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेर सिंह द्वितीय के शासनकाल कब था? महाराव उमेर सिंह द्वितीय जो 1889 है ना, 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव और विशालता को लिए प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या मेला कब आता है? उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी। हरियाली अमावस्या मेला कहाँ लगता है? उदयपुर में 1899 में फतेह सिंह ने चालू की थी, महाराज फतेह सिंह ने चालू की थी हरियाली अमावस्या का मेला। उदयपुर फतेह सिंह जी ने 1899 में चालू की। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेले का आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता के लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पे मानते हैं। हरियाली अमावस्या को सावन की शुरुआत भी मानते हैं। ये कब मनाई जाती है? श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगता है हरियाली अमावस्या, क्योंकि श्रावण में हरा भरा होता है, तो अपन उससे भी अपन इसको जोड़ के देख सकते हैं। हरियाली अमावस्या का मेला श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में भरता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। ये कहाँ से भारत आए थे? ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ये ईरान से भारत आए थे। अजमेर में दरगाह, इनकी दरगाह है जो पूरे लोगों में आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर ने रजब माह की, इस्लामिक कैलेंडर है उसमें रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से रजब माह की, कौन से माह की? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब का ये उर्स है वो मनाया जाता है अजमेर में। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए, इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है और इनका मेला
रजब माह की पहली से छठी तारीख के बीच इनका उर्स है वो बढ़ता है। मेला ना बोल के उनको उर्स बोलते हैं अपन। बेणेश्वर मेला, ये राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर मेला आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। ये मेला किसका है? बेणेश्वर आदिवासी के लिए। माघ पूर्णिमा के अवसर पर ये मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरगढ़ जिले के माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर ये मेला बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीनों नदियों का संगम है माही, सोम और जाखम। माही, जाखम और सोम नदियाँ। कौन सी नदियाँ? माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल है बेणेश्वर। वहाँ ये मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है ये? माघ पूर्णिमा को। इससे लोग अपने दिवंगतों की अस्थियाँ भी यहाँ, दिवंगत जो आत्मा है उनकी अस्थियों का भी यहाँ प्रभावित करते हैं। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के पास जो एरिया है, माई, सोम, जाखम नदियों का संगम स्थल है, वहाँ बढ़ता है। ये आदिवासियों का है जो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। बेणेश्वर मेला का बढ़ता है? माघ की पूर्णिमा को बढ़ता है। करणी माता का मेला, बीकानेर जिले में देशनों के करणी माता के मेला आयोजित किया जाता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता क्या है कि ये काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में यहाँ विचरण करते हैं। वैसे पूरे साल भर ही रहता है, लेकिन नवरात्रा के समय विशेष यहाँ भीड़ देखने को मिलती है। खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम सीकर जिले का एक खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12 तक, यानी 10 अपन मारण का तो 10 से 12 यानी 10वीं, 11, 12 को मेला बढ़ता है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में। फाल्गुन मास की फागण बोलते हैं। फागण जो चैत्र होली के पास वाला महीना है, होली से पहले बढ़ता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में कब बढ़ता है? फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में द्वादशी, 10वीं से द्वादशी, 10वीं से द्वादशी मतलब 10वीं, 11, 12 में राजस्थानी बोलते हैं। इस हिसाब से आयोजित होता है। खाटू कहाँ है? अपने सीकर जिले में है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, होली से पहले। बाबा रामदेव का मेला, जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे में रुणीचा नामक स्थान पर बाबा रामदेव, जैसलमेर जिला पोखरण कस्बा है, वहाँ एक रुणीचा नामक स्थान है। वहाँ भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिसमें सभी धर्म वर्गों के लोग जाते हैं। इसका ये कहाँ है? जैसलमेर में पोखरण नामक स्थान के पास है, रुणीचा वहाँ है। और कब बढ़ता है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष को। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष को। इसमें देख बाबा रामदेव जी का, तेजा जी का और अपन जैसे खेजड़ली का, खेजड़ली मेला, ये सभी एक ही तिथि को मेलों का आयोजन होता है। कहाँ होता है? कब होता है? भाद्र माह के शुक्ल पक्ष में बीज से 11 तक लगता है, यानी द्वितीया से एकादशी के बीच में लगता है। भाद्र के शुक्ल पक्ष में लगता है। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मज़ार है। गलियाकोट को अपन कहाँ माने? डूंगरपुर, सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर की है, सागवाड़ा तहसील है। वहाँ गलियाकोट कस्बा है, वहाँ किसकी? फकरुद्दीन मौला की मज़ार है। किसकी है? फकरुद्दीन मौला की औजार है। गलियाकोट जगह है, ये कहाँ है? डूंगरपुर में सागवाड़ा क्षेत्र है। सागवाड़ा क्षेत्र कहाँ है? डूंगरपुर में है। वहाँ एक गलियाकोट स्थान का नाम है जहाँ फकरुद्दीन मौला की मज़ार है। फकरुद्दीन मौला की मज़ार है। इसे मज़ार फ़करी भी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से भी जानता है? मज़ार फ़करी के नाम से भी जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का मुख्य बड़ा केंद्र है। किस समाज का है? दाऊदी बोहरा समाज है, उसका ये विशेष आस्था केंद्र है, दाऊदी बोहरा समाज का। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मज़ार फ़करी भी बोला जाता है। इसमें भी सभी वर्गों को उत्साह के साथ भाग लेते देखा गया है। डूंगरपुर जिले भाग लेते हैं। ये कहाँ है? गलियाकोट का उर्स कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर के सागवाड़ा जिला गलियाकोट स्थान है। वहाँ पे किसके? फकरुद्दीन मौला की मज़ार है। वहाँ किसकी मज़ार है? फकरुद्दीन मौला की मज़ार है। इसको मज़ार फ़करी भी कहा जाता है। मज़ार फ़करी भी के नाम से भी जाना जाता है। ये दाऊदी बोहरा समाज का आस्था का विशेष केंद्र है। अन्य मेले राजस्थान में जो बढ़ते हैं, इन सभी मेलों के अतिरिक्त
राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जैसे मुख्य रूप से सीकर जिले में जीण माता का मेला कहाँ पड़ता है? सीकर जिले में। अलवर का भृतहरि मेला कहाँ लगता है? अलवर में। भृतहरि मुनि का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। जयपुर में डिगी कल्याण जी का मेला कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। जीण माता सीकर, भृतहरि का अलवर और डिगी कल्याण जी का जयपुर। और परबतसर में तेजाजी का मेला। बाड़मेर में गोगा जी का मेला। हनुमानगढ़ गोगा जी का तो वैसे मानते हैं। राजस्थान में प्रत्येक नगर, कस्बे, गांव के स्थानीय स्तर पर मेलों का आयोजन होता है। प्रमुख लोक देवता और संत के बारे में जानते हैं। राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख लोक देवता और संत हैं? समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षण, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले महापुरुष राजस्थान में लोक देवता या संत के रूप में पूजनीय हुए। सामाजिक धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रेरणाता भी रहे हैं। तो पहले पढ़ते हैं गोगा जी। राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख है गोगा जी। 5 पीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी। देखो, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, ये याद कर लो। ये सीधे आ जाएंगे, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। फिर मेहा जी, हड़बू जी, मेहा जी और हड़बू जी। 5 पीर राजस्थान में कौन कौन से माने हैं? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और मेहा जी, हड़बू जी। रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी। आगे, गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। गोगा जी कौन से शासक से? चौहान शासक और गोरखनाथ से। गोगा जी को गोरखनाथ जी के शिष्य भी बताया जाता है। इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। गोगा नवमी कब आती है? भादवे की कृष्ण पक्ष नवमी को आती है। जन्माष्टमी के बाद आती है नवमी ना, गोगा नवमी वाला मेला। भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी 5 पीरों में से एक है। 5 पीर कौन से हैं? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी, है ना। और गोगा ये किसके थे? ये गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। गोगा जी किससे प्रभावित थे? एक तो चौहान शासक और दूसरा गोरखनाथ से थे। इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण नवमी को। कब बढ़ता है? भाद्र पक्ष के चानन कृष्ण नवमी के यानी अंधेर पक्ष को, कृष्ण पक्ष नवमी को बढ़ता है गोगा नवमी के रूप में। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, नवमी न्यू 8 9 बोला हिसाब से भाद्रपद कृष्ण नवमी को बोला जाता है। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला इसी टाइम लगता है। इसी टाइम इनका परबतसर में लगता है। तेजाजी के मेला का आयोजन कहा था? परबतसर कहाँ है? नागौर में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है। विशाल पशु मेला का भी आयोजित होता है। तेजाजी की गाथा और गीत भी बहुत प्रसिद्ध है। तेजाजी कहाँ के वो है? इनको 5 पीर में नहीं शामिल किया गया है, 5 पीर में नहीं है। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए प्राणी, और इनका मेला कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है परबतसर में। विशाल पशु मेला के रूप में इनको जाना जाता है। पाबू जी 5 पीरों में थे। पाबू जी राठौड़ थे। ऊँटों के देवता के रूप में पूजा होती है। पाबू जी की किसके रूप में पूजा होती है? ऊँटों के देवता के रूप में। पाबू मंड उनका प्रमुख स्थान है। पाबू मंड फड़ चित्रण में पाबू जी का चरित्र का जो फड़ चित्रण होती है ना, उसमें पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। फड़ पे किसका जीवन चरित्र होता है? पाबू जी का होता है। पाबू जी 5 पीरों में से थे और इन ऊँटों के देवता के रूप में भी पाबू जी को जाना जाता है। पाबू मंड इनका स्थान है। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनका रामसा पीर के रूप में, मुस्लिम भी उनको मानता है। मुस्लिम समाज भी रामसा पीर के नाम से। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला का आयोजन होता है। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष से द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। इनके मलिनाथ, देवनारायण, हरभूंजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लेख देवता माने गए हैं। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में हुआ था। मीराबाई का जन्म मेड़तिया में राठौड़ वंश में हुआ था। मेड़तिया कुड़की ग्राम मेड़ता। मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था, राठौड़ वंश में। मीरा भक्तिमती मीराबाई का विवाह कहाँ हुआ था?
मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराज कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कहाँ की थी? कुड़की गांव, ये जो मेड़ता में है। मीरा का जन्म कुड़की गांव मेड़ता में ना, राठौड़ वंश की थी मीरा, राठौड़। और विवाह सिसोदिया वंश के मेवाड़ के जो थे भोजराज के साथ हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति मीरा का मन रम गया। मीराबाई की विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वेद्य व्यय का दुख यानी वो विधवा हो गई। संसार से विरक्त हो गई थी वो, और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पे केंद्रित कर लिया। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही और उनके आज भी पदों में झलकती है। दादू दयाल का जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। ये भी एक संत थे। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अकबर से भेंट हुई थी। दादू दयाल की भेंट कब हुई थी? 1585 में हुई थी। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की, फिर आसान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे और 1603 में नारायण गांव में इन्होंने देह त्याग दिया था। दादू दयाल ने कि मतलब देह त्याग कब किया? 1603 में नारायण नामक स्थान पे दादू दयाल ने अपना वो देह त्याग दिया था नारायण गांव में। और 1585 में वो फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट हुई थी। फतेहपुर सीकरी में 1585 में दादू दयाल की भेंट हुई और फिर वो राजस्थान में भक्ति का प्रसार करने लगे और 1613 में नारायण नामक स्थान पर उन्होंने देह त्याग दिया। जाम्बोजी विष्णु समाज के प्रवर्तक, जिनका जन्म 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में जाम्बोजी का जन्म हुआ 1508 में। भाद्रपद कृष्ण भादवे की कृष्ण अष्टमी को हुआ था। जाम्बोजी को उपदेशों में चलते हुए विष्णु समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयासरत है। जसनाथ जी, संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। उन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या और चमत्कारी योगी हो गए। जसनाथ कहाँ के? गोरखनाथ के शिष्य थे और इनका जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ था जसनाथ जी का। श्रद्धानाथ जी, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न हो तभी जन जन में शिक्षा की अलग जगाई। उनका अप्रिय समता चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सिक्कर जिले में लक्ष्मणगढ़ में त्याग और तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण कराया जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। कहाँ पे? सिक्कर के लक्ष्मणगढ़ में श्रद्धानाथ जी का। इसकी मान्यता है कि स्वच्छता ही ईश्वर का निवास करती है। यह आश्रम का आदर्श वाक्य है। अब हम चलते हैं राजस्थान की हस्तकला। इसमें काष्ठ कला को लेते हैं पहले। काष्ठ कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार के कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। कहाँ है? बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के वेवाण, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किया जाता है। लकड़ी से निर्मित खिलौना, कठपुतलियां निर्माण उदयपुर प्रसिद्ध है। देखो, इस कला का काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ मानते हैं इसको, ठीक है। और लकड़ी के खिलौने, कठपुतलियां निर्माण कहाँ होता है? उदयपुर में होता है। जेठाना डूंगरपुर में लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावटी बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, जेठाना कहाँ है? डूंगरपुर में है। और उदयपुर में भी लकड़ी के निर्मित खिलौनों, कठपुतलियों के लिए जाना जाता है। वैसे इसका कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ माना गया है। मूर्ति कला राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह विभिन्न प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं और मूर्तियों नक्काशी के कारण भी ये प्रसिद्ध रहा है। टेराकोटा मिट्टी से निर्मित विभिन्न सजावटी और उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना, यानी जो मिट्टियां हैं उनको पका के जो वस्तुएं तैयार की जाती है उसको हम कहते हैं टेराकोटा। नाथ द्वारा के समीप मोलेला गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला गांव यहाँ प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए। वो कहाँ है? नाथ द्वारा के पास है मोलेला गांव नाथ द्वारा। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। इसके अलावा कहाँ की जाती है? अलवर और बाड़मेर में भी। ब्लू पॉटरी क्या है? चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। चीनी मिट्टी का बर्तन सफ़ेद कलर का है, उस पर जो नीले कलर की अंकन किया जाता है उसको अपन ब्लू पॉटरी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लैक पॉटरी, सुनहरी पॉटरी भी प्रसिद्ध है ना। इसके अलग कप, प्लेट, बर्तन, खिलौने, सजावटी वस्तुएं, फूलदान भी बनाए जाते हैं। लाख का काम, लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है और इससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है। सजावट के लिए कांच, मोती लगाए जाते हैं। लाख का काम जयपुर, जोधपुर आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। लाख के काम के लिए कहा है? जयपुर, जोधपुर प्रसिद्ध है। आभूषण
यानी जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। जड़ाऊ गहनों के लिए क्या है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर है प्रसिद्ध है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। पत्थरों को तराशने का काम, मूल्यवान जो पत्थर है जयपुर में। कांच पे बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहती है। यानी कांच है, उस पर बारीक बारीक सोने की जो नक्काशी की जाती है उसको अपन थेवा कला कहते हैं, जो प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ में। थेवा कला प्रतापगढ़ की, कांच के ऊपर बारीक बारीक जो सोने की नक्काशी की जाती है उसको अपन थेवा कला कहते हैं। प्रतापगढ़ की जनजाति में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। प्रतापगढ़ की जनजाति किसके? पीतल के और चांदी के आभूषण पहनती है। प्रतापगढ़ में जो जनजाति है वह पीतल और चांदी के आभूषण पहनती है। कपड़े पर छपाई, राजस्थान में किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, आकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली, बस्सी, ये सारे काम के लिए प्रसिद्ध है छपाई के लिए। कौन कौन सा? बगरू, सांगानेर, ये जयपुर में है, आकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से घोल बनाया जाता है। इसे कपड़े पर पूरी रात भिगोकर बाद सुखाया जाता है। इसमें कपड़े को ना सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों यानी ब्लॉक्स होते हैं, से छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक यानी प्राकृतिक रंग का भी उपयोग इन्होंने करना चालू कर दिया है। कसीदाकारी एवं गोटाकारी, राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में कपड़ों पर कसीदाकारी भी चलती है। कसीदों में मुख्यतः किसके? पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगह पर कपड़ों को तरह तरह से काट के कपड़ों को सिल दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। पेच वर्क क्या है? कपड़े के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े ना काट के उनको सिल दिया जाता है, उसको पेच वर्क कहते हैं हम। गोटे, किनारी, आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। इस प्रकार हमने देश को राष्ट्रीय संस्कृति का अंग मानते हुए राजस्थान संस्कृति की अपनी बहुत सी विशेषताओं को जाना, या तीज, त्योहार, रीति रिवाज, मेलों आदि के बारे में जाना। राजस्थान हमारा रंगीला राजस्थान के रूप में भी हम इसको जानते हैं। आप हमारी वरदान क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। थैंक यू।